हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजी टॉपिक, ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, मैकेनिज्म, क्लासेस एंड कंपैरिजन। ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जी पैड, ड्रग इंस्पेक्टर और ईएसआईसी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हम जानेंगे पेप्टिक अल्सर होते क्या हैं, major drug classes, mechanism, key comparisons to solidify your understanding. So let's get started. So what you'll learn today, we'll first understand the basic concept of peptic ulcer. What is the definition? What are the common symptoms? What are the conditions? And major drug classes, what are their mechanisms? हर क्लास की डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे, उनके थेरेपेटिक इफेक्ट समझेंगे। विल कंपेयर इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेबल विल बी देयर, जहाँ पे हम सारी ड्रग क्लासेस को कंपेयर करेंगे इन अ टेबल फॉर्मेट, हाईलाइटिंग डिफरेंसेस, उनकी पोटेंसी, की एप्लीकेशंस। एग्जाम से फोकस रिलेटेड एमसीक्यूज और निमोनिक्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक, ड्यूडेनम या ईसोफेगस की लाइनिंग में एक छोटा सा ओपन सोर डेवलप हो जाता है। सो इट्स एन open sore which develops on the lining of stomach, small intestine, that is duodenum or esophagus. It's primarily an imbalance between aggressive factors, ये basically acid और pepsin की वजह से होता है, and defensive factors, mucus, बाइकार्बोनेट और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है। जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फेल होता है, तो डाइजेस्टिव एसिड्स क्या करते हैं, वो म्यूकोसल लाइनिंग को इरोड कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन होता है। एज यू कैन सी, यहाँ की जो वॉल है वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइमरी कॉजेज हैं, इट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन। एग्जाम्पल, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जाता है। ये कॉमन बैक्टीरिया है जो कि आपकी स्टमक लाइनिंग में कॉलोनी फॉर्म करते हैं, एंड दे लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन। ये हमारी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉलोनी फॉर्मेशन की वजह से एक्सेस एसिड प्रोडक्शन होता है। एक्सेस एसिड प्रोडक्शन की वजह से म्यूकोसल लाइनिंग डैमेज होती है एंड अल्सर फॉर्मेशन होता है। ओवर यूज ऑफ एनएसएड्स, ड्रग्स जैसे कि इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये भी आपकी स्टमक लाइनिंग को डैमेज कर सकती हैं बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ऐसे ड्रग्स लेने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो है वो आपका रिड्यूस होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी म्यूकोसल प्रोटेक्शन के लिए और ब्लड फ्लो के लिए। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, तो आपकी स्टमक लाइनिंग जो है वो डैमेज होने लगेगी ड्यू टू अल्सर फॉर्मेशन। लेस कॉमन कॉजेज इंक्लूड जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, एक रेयर कंडीशन है जहाँ पे एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन होता है। स्ट्रेस और जेनेटिक्स भी रीजंस हैं फॉर पेप्टिक अल्सर। सिम्टम्स क्या होंगे? एपिगैस्ट्रिक पेन, बर्निंग और नॉइंग पेन होगा आपके अपर एब्डोमेन में। जब भी आप खाना खाएंगे, तो एंटासिड्स लेने की वजह से थोड़ी देर आपका जो पेन है वो कंट्रोल रहेगा, बट कुछ घंटों बाद ही आपका जो एपिगैस्ट्रिक पेन है वो बढ़ जाएगा। इट रिटर्न्स आवर्स लेटर आफ्टर टेकिंग फूड और एंटासिड्स। रिफ्लक्स एंड हार्टबर्न, एसिड जर्जिटेशन की वजह से होता है ये ईसोफेगस में, जिसकी वजह से आपको हार्टबर्न की प्रॉब्लम होगी। ब्लोटिंग एंड नोजिया,
ब्लोटिंग एंड नोजिया में फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, और आपका मतलब आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा खाना खाते हुए टाइम। आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, ऐसे लगेगा पेट भर गया है। सो सीवियर केसेस जो होते हैं वो आपकी कॉम्प्लिकेशंस को लीड करते हैं, जैसे ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल स्टमक में ब्लीडिंग हो गई, परफोरेशन हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। सो इन दिस इमेज यू कैन सी अ क्लासिक पेप्टिक अल्सर, जिसमें कि हाईलाइट किया गया है ये इरोजन, आप देख सकते हैं। गैस्ट्रिक एसिड की लेयर, गैस्ट्रिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से आपकी ये जो म्यूकोसल लेयर है वो डैमेज हो रही है, और यहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द cause of ulcer formation and what are the factors that leads to ulcer formation. अब बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में हम कौन से ड्रग्स का यूज करेंगे। फर्स्ट, एंटासिड्स। एंटासिड्स जो हैं वो टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सिस्टिंग गैस्ट्रिक एसिड। आपकी स्टमक में जो एग्जिस्टिंग गैस्ट्रिक एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ये, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए टेम्परेली आपको रिलीफ मिल जाता है। ये आपको हार्टबर्न और इंडाइजेशन से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, बट इट्स टेम्परेरी। सेकेंड, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनको हम H2 एंटी हिस्टामिन्स भी कहते हैं। ये भी आपका गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन जो है वो कम करते हैं। यहाँ न्यूट्रलाइज करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैस्ट्रिक एसिड है, और ये क्या करेंगे, ये रिड्यूस कर देंगे। कैसे? बाय कॉम्पिटिटिवली ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर्स। नाम क्या है इनका? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सो ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिनकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन कम हो जाता है आपकी पेराइटल सेल्स में ऑफ स्टमक लाइनिंग, जिसकी वजह से आपकी जो स्टमक लाइनिंग है वो प्रोटेक्टेड रहती है। थर्ड, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। ये मोस्ट पोटेंट एसिड सप्रेसेंट्स है। पीपीआईस कैसे काम करते हैं? ये H+K+ एटीपीएस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। H+ पोटेशियम प्लस एटीपीएस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे इरिवर्सिबली। यानी एक बार ब्लॉक कर दिया तो ये मतलब उसको रिवर्स नहीं हो पाएगा ये। सो विच इज द फाइनल स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से एसिड सप्रेशन जो है होता है वो बहुत ही पोटेंट होता है, बहुत हाईली इफेक्टिव होता है, which helps in the treatment of peptic ulcer. Fourth category is cytoprotective agents. यहाँ पे ये ड्रग्स जो हैं वो डायरेक्टली आपका एसिड रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट ये आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बढ़ा दे रहे हैं। कैसे? ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म करते हैं आपकी अल्सर साइट पे, जिससे एसिड और पेप्सिन जो रिलीज होते हैं स्टमक में उससे ये प्रोटेक्शन देते हैं, उस साइट को ये प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वहां और डैमेज ना हो। सो दीज आर साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। सो वी डिस्कस्ड एंटासिड्स जो कि टेम्परेली न्यूट्रलाइज कर देंगे गैस्ट्रिक एसिड को। H2 रिसेप्टर्स क्या करेंगे? ये ब्लॉक कर देंगे H2 रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन कम हो जाएगा। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देंगे किसको? H+K+ एटीपीएस एंजाइम को। फाइनल स्टेप है जो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन का। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स क्या करेंगे? एसिड से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट ये म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ा देंगे, बेसिकली आपका प्रोटेक्टिव बैरियर बढ़ा देंगे। लेट्स डिस्कस these classes in detail along with their examples. Antacids and H2 receptor blockers. Antacids इमीडिएट सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यूज होते हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा, एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट।
सिम्टम्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आपका? एसिड को तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। HCl न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट होता है इनका स्टमक में। गैस्ट्रिक पीएच रेज हो जाएगा, रिड्यूस होगी एसिडिटी, एंड आपके सिम्टम्स जैसे कि हार्टबर्न और इंडाइजेशन कम हो जाएंगे। ऑनसेट एंड ड्यूरेशन फास्ट रिलीफ होगा विद इन मिनट्स, और शॉर्ट लिव्ड होगा। 1 से 3 घंटे ही इसका इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखेगा, जब स्पेशली जब आप इसे एम्प्टी स्टमक लेते हैं। एंटासिड्स का मेन यूज होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, फॉर माइल्ड एंड इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया। एंड ये अल्सर हीलिंग में इनका कोई रोल नहीं होता है, और ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं होता है। नेक्स्ट, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये आपका एसिड सेक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। इनके एग्जाम्पल है फैमोटिडीन, सिमेटिडीन, निजाटिडीन, रैनिटिडीन। इनके ब्रांड नेम्स गिवन है, फैमोटिडीन पेप्सिड, सिमेटिडीन टैगोमेट, निजाटिडीन एक्सिड, और रैनिटिडीन जैंटैक। ये पॉपुलर चॉइसेस हैं। एंड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ये H2 ब्लॉकर्स, H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे पेराइटल सेल्स में, जिनकी वजह से एसिड सेक्रीशन जो है वो आपका कम हो जाएगा, एंड अल्सर में हेल्प मिलेगी। पोटेंसी क्या है? मॉडरेट पोटेंसी होती है कंपेयर टू PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इनको लेने के 1 घंटे के अंदर ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है इनका बहुत स्लो होता है कंपेयर टू एंटासिड्स। जैसे एंटासिड्स है वो उनका रैपिड इफेक्ट होता है अराउंड 1 आवर, बट इनका जो इफेक्ट है वो आपको लास्ट लॉन्गिंग होता है 6 to 12 आवर्स। एंटासिड्स लेने के 1 से 3 घंटे में इफेक्ट खत्म हो जाएगा। H2 ब्लॉकर्स को लेने के 6 से 12 घंटे तक इफेक्ट आपको दिखेगा। इनका यूज पेप्टिक अल्सर्स को ट्रीट करने में होता है, बोथ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल GERD। यूज और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये GERD में यूज होते हैं, एरोसिव पीजोफेजाइटिस में यूज होते हैं, एंड अल्सर हीलिंग को प्रमोट करते हैं। रिस्क क्या है H2 ब्लॉकर्स को लेने का? टैकीफिलैक्सिस डेवलप होने का रिस्क होता है विद देयर इफेक्टिवनेस डिमिनिशेस ओवर टाइम। एंटासिड्स के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इट कैन कॉज डायरिया, अल्यूमिनियम कंटेनिंग कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा लेने से हाइपर कैल्शियमिया और किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। लेट्स कम टू थर्ड कैटेगरी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। गोल्ड स्टैंडर्ड है एसिड सप्रेशन में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के मेन एग्जाम्पल्स हैं आपके ओमिप्राजोल, इसका ब्रांड नेम है प्रिलोसेक, एसोमेप्राजोल, नेक्सियम, लैंसोप्राजोल, प्रिवसिड, पैंटोप्राजोल, राबिप्राजोल। पैंटोप्राजोल प्रोटोनिक्स, राबिप्राजोल एसिफेक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रो ड्रग्स हैं जो कि H+K+ ATPase एंजाइम को प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली बाइंड करके इनिबिट कर देते हैं। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन में फाइनल स्टेप होता है, ये एंजाइम जो है वो फाइनल स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन के लिए। ये उसको ही इनिबिट कर देंगे जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड रिलीज नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ स्टिमुलस जो कि हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन देंगे। जब गैस्ट्रिक एसिड ही रिलीज नहीं होगा तो आपका जो अल्सर है वो हील होने में हेल्प मिलेगी। PPIs का जो ऑनसेट है वो स्लो एक्शन है, 1 से 2 दिन, टेकिंग 1 to 2 days फॉर फुल एसिड सप्रेसिंग इफेक्ट्स टू मैनिफेस्ट, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, 24 से 48 घंटे तक असर रहता है। क्यों? क्योंकि इनिबिशन जो है वो इरिवर्सिबल है,
न्यू प्रोटॉन पंप सिंथेसाइज करने होते हैं फॉर एसिड सेक्रीशन टू रिज्यूम। जो पिछला प्रोटॉन पंप होता है उसको तो ये रिवर्सिबली बाइंड कर देगा। इसीलिए अगर एसिड सेक्रीशन होना है स्टमक में तो न्यू प्रोटॉन पंप्स जनरेट होते हैं, बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उसके लिए 24 to 48 आवर्स लगते हैं। ये मोस्ट इफेक्टिव क्लास है एसिड सप्रेशन के लिए, अल्सर हीलिंग के लिए। सीवियर कंडीशन जैसे एरोसिव इसेफेजाइटिस, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, रिफ्रैक्टरी पेप्टिक अल्सर्स के लिए इफेक्टिव है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की बात करें तो पीपीआईज कैन लीड टू विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड कम हो जाएगा और बी 12 का अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकते हैं, फ्रैक्चर रिस्क हो सकता है ड्यू टू इम्पेयर्ड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड अदर मैकेनिज्म। हाइपोमैग्नीशियम मैग्नीजीमिया हो सकता है, मैग्नीशियम लेवल्स कम हो सकते हैं बॉडी में विद कंकरेंट डायरेटिक यूज। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन हो सकता है और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन इन against these different kinds of bacteria and colonies। अगर स्टमक में बैक्टीरिया एसिड सिक्रीशन नहीं होगा तो डिफरेंट टाइप्स की जो बैक्टीरिया है वो कॉलोनीज बनाना शुरू कर देंगी एंड इन्फेक्शन कॉज करेंगी। इसीलिए एसिड is important for digestion and other purposes as well, but excess acid secretion की वजह से अल्सर फॉर्मेशन होता है जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कम करते हैं। बट प्रोलॉन्ग्ड यूज जो है वो ऐसे रिस्क कॉज कर सकता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स and Helicobacter pylori eradication therapy. So first we'll talk about cytoprotective agents। इसके एग्जाम्पल हैं सुक्राल्फेट, कैराफेट। मैकेनिज्म क्या है? सुक्रोस अल्युमिनियम सल्फेट कॉम्प्लेक्स होता है एसिडिक एनवायरनमेंट में, पीएच आपका लेस देन 4 होगा, जो कि पॉलीमराइज होता है इनटू अ विशियस स्टिकी जेल। ये क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से बाइंड करते हैं एट द बेस ऑफ अल्सर, जिनकी वजह से एक प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म होता है। साइटो प्रोटेक्टिव नाम क्या है इनका? प्रोटेक्टिव। सो ये म्यूकोसल बैरियर को प्रोटेक्शन देंगे, अल्सर्स को प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट एसिड सिक्रीशन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस स्टिमुलेट करेंगे, म्यूकस सेक्रीशन बढ़ाएंगे। ड्यूडेनल अल्सर्स में यूज होते हैं, स्ट्रेस अल्सर में यूज होते हैं। इनको खाने से पहले लिया जाता है which requires an acidic pH for activation। साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जनरली वेल टॉलरेटेड होते हैं बट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है आपका कॉन्स्टिपेशन। मैकेनिज्म प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है। प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स जो होते हैं डायरेक्टली उस पे काम करता है, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन को कम करता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सेक्रीशन जो है वो आपका बढ़ा देगा, जिसकी वजह से म्यूकोसल ब्लड फ्लो और डिफेंस बढ़ जाएगा। यूज की बात करें तो इट प्रिवेंट्स एनएसएड्स इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर्स इन पेशेंट्स एट हाई रिस्क। लेस इफेक्टिव होते हैं हीलिंग एक्सिस्टिंग अल्सर्स में, जो ऑलरेडी हील हो रहे हैं एक्सिस्टिंग अल्सर्स उनमें लेस इफेक्टिव होंगे, बट एनसेड्स इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर्स में ये हाईली इफेक्टिव है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो यूट्रॉनिक इफेक्ट्स की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है इस वजह से ये यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करते हैं प्रेगनेंसी में, इसीलिए इन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। इट कैन इंड्यूस अबॉर्शन। साइड इफेक्ट्स क्या है? डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। नाउ विल टॉक अबाउट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो भी अल्सर्स कॉज करते हैं आपका, तो इनको इरेडिकेट करने के लिए हम कौन सी थेरेपी देते हैं? 14 डेज की कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है, इसका स्टैंडर्ड अप्रोच है।
प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में ओमिप्राजोल पैंटोप्राजोल दिया जाता है जो कि एसिड रिड्यूस करता है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एंटीबायोटिक्स के लिए। एंटीबायोटिक्स देंगे हम क्लेरिट्रोमाइसिन जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अगेंस्ट इफेक्टिव है, बट रेजिस्टेंस इसमें बढ़ता है। दूसरी एंटीबायोटिक हम देंगे अमोक्सिसिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल। अमोक्सिसिलिन हम तब देंगे अगर कोई पेनिसिलिन से रिलेटेड एलर्जी नहीं है। मेट्रोनिडाजोल उन पेशेंट्स को देंगे जिन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी है और वो क्लैरिट्रोमाइसिन से रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो ये दूसरी एंटीबायोटिक देंगे। बिस्मथ क्वाड्रुपल थेरेपी भी दी जाती है जिसमें कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, बिस्मथ, टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल, ये चार का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा एज अ फर्स्ट लाइन ऑल्टरनेटिव जहां पे क्लैरिट्रोमाइसिन आपका रेजिस्टेंस शो कर रहा हो। तो ये 14 दिन की थेरेपी होती है फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम MCQ purposes. Let's have a comparative overview of peptic ulcer drug diseases. यहाँ पे हम समझेंगे different drug classes, उनका appropriate treatment, mechanism of action. First, antacid, magnesium hydroxide, क्या करेंगे आपके गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इनका एक्शन कितना होता है, फास्ट होता है, टेम्परेरीली सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, हीलिंग नहीं होती है, सिर्फ एसिड को रिड्यूस कर, मतलब जो एग्जिस्टिंग एसिड है गैस्ट्रिक एसिड उसको कम करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे बेसिकली। H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल फैमोटिडीन, ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे कहाँ पे, पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स कहाँ होते हैं, आपके स्टमक लाइनिंग में, जिसकी वजह से एसिड सेक्रीशन कम हो जाएगा। इनका एक्शन कैसा होता है, मीडियम होता है, 1 घंटे में एक्शन शो करेंगे। मॉडरेट एसिड सप्रेशन होगा, ज्यादा लॉन्ग यूज से टॉलरेंस डेवलप होने का भी रिस्क होता है। PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, एग्जाम्पल ओमेप्राजोल पैंटोप्राजोल एक्सेट्रा, ये इरिवर्सिबली आपके H+K+ATPase यानी कि प्रोटॉन पंप को इनिबिट कर देंगे। इनका स्लो एक्शन होता है, ये 1 से 2 दिन तक फुल इफेक्ट शो करते हैं। ये एसिड सप्रेशन के लिए हाईली इफेक्टिव है एंड अल्सर हीलिंग में इनका रोल होता है। ना लास्ट, साइटोप्रोटेक्टिव, एग्जाम्पल सुक्राल्फेट, ये फिजिकल बैरियर फॉर्म करते हैं ओवर अल्सर साइट। इनका मॉडरेट एक्शन होता है, ये एसिडिक पीएच में रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन की, इसीलिए इन्हें खाने के पहले बिफोर मील कंज्यूम किया जाता है। मिनिमल सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन होता है। PG एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, एग्जाम्पल मीसोप्रोस्टॉल, ये एसिड रिड्यूस करेंगे, म्यूकस इंक्रीज करेंगे, बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से म्यूकोसल ब्लड फ्लो एनहांस होगा। मीडियम एक्शन है, एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं प्राइमरीली, और इन्हें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, कॉज प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसकी वजह से एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती हैं एंड अबॉर्शन का भी रिस्क होता है। Last, let's talk about MCQs and exam trips to sharpen your knowledge. So, first question is, which of the following is drug of choice for the prevention of NSAID-induced gastric ulcer in high risk patients? कौन सा ड्रग हम देंगे एनसेड इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए इन हाई रिस्क पेशेंट? फैमोटिडिन नहीं, ओमेप्रोजोल नहीं, मीसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो कि हम एनसेड इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर्स में देंगे।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका एंटासिड हो गया, नहीं देंगे। मीसोप्रोस्टॉल एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो कि एनसेड इंड्यूस अल्सर्स को ट्रीट करने में यूज होता है, बट इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट इंड्यूसेस अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which drug acts by irreversibly inhibiting H plus K plus ATPase enzyme? प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स इरिवर्सिबली आपका इनिबिट करते हैं। H2 रिसेप्टर्स H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। एंटासिड्स न्यूट्रलाइज करेंगे। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आपका एंजाइम एंजाइम को इनिबिट करेंगे। साइटोप्रोटेक्टिव एक बैरियर फॉर्म करेंगे। ये इरिवर्सिबली इनिबिट करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। Which distinguish them from competitive inhibitors like H2 blockers. Third question is a drug that requires an acidic pH to form a protective barrier over ulcer site is we know cytoprotective agents जो होते हैं वो आपके प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म करते हैं। रैनिटिडीन क्या है आपका? नहीं, रैनिटिडीन नहीं जाएगा आपका। सुक्रालफेट इज अ साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। पैंटोप्राजोल आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एंटासिड्स हो गए। रैनिटिडीन आपका H2 ब्लॉकर हो गया। सो आंसर इज सुक्रालफेट। सुक्रालफेट्स एक्टिवेशन इन एसिड is unique and it forms protective barrier over ulcer sites. Next question is standard triple therapy for Helicobacter pylori eradication is we discussed कि 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा 14 दिन के लिए। 14 days थेरेपी होगी। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स क्लैरिट्रोमाइसिन प्लस अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। रिमेंबर पीपीआई जो है वो एसिड सप्रेशन के लिए, और ये जो 2 एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को टारगेट करने के लिए है। पीपीआई प्लस अमोक्सिसिलिन मेट्रोनिडाजोल नहीं, दो का हो गया। या तो अमोक्सिसिलिन देंगे या तो मेट्रोनिडाजोल देंगे। एंटासिड बिस्मुथ ट्राइटेट्रासाइक्लिन, नो इट्स नॉट करेक्ट आंसर, सो आंसर इज दिस। Let's talk about some mnemonics for final summary. To help you easily recall the major drug classes for peptic ulcers, it's a simple mnemonic, that is PAHMC. P stands for proton pump inhibitors, A stands for antacids, acid neutralizers, H for H2 blockers, M for mesoprostol, C for cytoprotective agents. इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने होंगे। समरी चार्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। एंटासिड्स न्यूट्रलाइज करेंगे एक्सिस्टिंग एसिड, सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा। H2 ब्लॉकर्स एसिड सेक्रेशन को रिड्यूस करेंगे, मॉडरेट एसिड सप्रेशन होगा, अल्सर हीलिंग में रोल है। पीपीआई इरिवर्सिबली ब्लॉक करेंगे, प्रोटॉन पंप मोस्ट पोटेंट एसिड सप्रेशन है, अल्सर हीलिंग में भी रोल है। सुक्रालफेट ये एसिड के का इनका कोई रोल नहीं होता है, ये प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म करते हैं, ये अल्सर की कोटिंग करते हैं। मीसोप्रोस्टॉल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स एसिड रिड्यूस करेंगे, म्यूकस इंक्रीज करेंगे, बाइकार्बोनेट इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से एनसेड अल्सर का प्रिवेंशन होगा, बट दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। एंटीबायोटिक्स इराडिकेट करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस्ड अल्सर्स में इनका यूज होता है। थिंक ऑफ पीपीआईज प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स इक्वल टू परमानेंट पंप इनिबिटर। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल एक्शन शो करते हैं एंड सुपीरियर एफिकेसी शो करते हैं इन एसिड सप्रेशन।
तो दोस्तों ये था हमारा फुल ब्रेक डाउन ऑन ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।